स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में। मैं हूं आपके साथ तृप्ति उपाध्याय, जहां हम आपको कमोडिटी मार्केट की तमाम खबरों का अपडेट देंगे। और इस वक्त हमारे साथ जो हमारे 3 मेहमान हैं वो भी आपको बता देते हैं, उनका इंट्रोडक्शन दे देते हैं। हमारे साथ है ट्रेडबुल सिक्योरिटीज से भाविक पटेल जी, केडिया कमोडिटीज से अजय केडिया जी और कोटक सिक्योरिटीज से अनिंद्य बैनर्जी। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है मुनाफे की मंडी में। और सबसे पहले सोने चांदी के साथ ही शुरुआत करते हैं। देखिए यहाँ पर सोने में आज हल्की मुनाफा वसूली नजर आ रही है। एमसीएक्स पर भाव 1,34,000 के नीचे चला गया है। आज करीब 300 रुपए की कमजोरी सोने में दिख रही है। कल एमसीएक्स पर सोने ने 1,35,496 का नया रिकॉर्ड बनाया था और कॉमेक्स पर सोना $4,315 तक फिसल चुका है। आज यूएस से आने वाले जॉब डेटा पर नजर रहेगी, जिसके पहले हम आज थोड़ा सा रेंज बाउंड दायरे में कारोबार होता हुआ सोने चांदी में देख रहे हैं। हमारे तीनों मेहमान हमारे साथ है, एक एक कर राय ले लेते हैं। अनिंद्य जी, मैं सबसे पहले आपके पास ही आना चाहूंगी। जिस तरह से आज सोने में मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है, कल के सेशन में हमने रिकॉर्ड रैली देखी थी और आज यूएस के जॉब डेटा पर नजर है। इससे पहले भी हमने एक बार ऐसा देखा था जब रेट कट होने वाला था, उसके एक दिन पहले भी इसी तरह के रेंज बाउंड दायरे में कारोबार करता हुआ सोना यहाँ पर नजर आ रहा था। आप किस तरह से आज की इस मुनाफा वसूली को देख रहे हैं और आगे के लिए क्या लेवल्स अहम होने वाले हैं? अनिद्य, मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप सुन पा रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। नमस्कार। जी। थैंक यू फॉर हैविंग मी। सोना और चांदी, देखिए बैंक ऑफ जापान का जो मीटिंग है फ्राइडे, वो काफी इंपॉर्टेंट है और हम लोग जो अभी दिखाई दे रहा है इन द फाइनेंशियल मार्केट्स कि एक येन कैरी ट्रेड अनवाइंड हो रहा है, येन स्ट्रेंथन हो रहा है और जापान का यील्ड्स इज राइजिंग। तो ये जो एक डेडली कॉम्बिनेशन है, इसके कारण क्या होता है कि अक्रॉस द बोर्ड आपको आपका जो एसेट्स है, रिस्क एसेट्स है, उसमें सेल ऑफ होता है। दैट्स व्हाट इज एग्जैक्टली हैपनिंग एक्विटीज में, और उसका स्पिल ओवर में एक मार्जिन कॉल फ्लोज इनटू कमोडिटीज। तो उसी कारण गोल्ड और सिल्वर में आज सुबह से सेलिंग है। कल स्पेशली गोल्ड में भी सेलिंग आया था कॉमेक्स के टाइम। तो बैंक ऑफ जापान तक गोल्ड और सिल्वर में बीच बीच में ये सेलिंग जारी रहेगा, बट गोल्ड इज अ बाय ऑन डिप्स। 1,31,000 के आसपास इज अ गुड अपॉर्चुनिटी टू बाय। 1,30,000 के नीचे ऑन अ क्लोजिंग बेसिस स्टॉप, मैंने 1,31,000 से 1,32,000 के आसपास। और सिल्वर में वॉलेटिलिटी ज्यादा रहेगा, बट सिल्वर का जो मार्केट है वो आइडियली एक फिजिकल स्क्वीज के थ्रू जा रहा है, और जिसके कारण सिल्वर में इज ऑल्सो अ बाय ऑन डिप्स, बट वॉलेटिलिटी ज्यादा रहेगा। 59 to 60 ऑन स्पॉट इज अ मेजर सपोर्ट जोन, जो करीब करीब 1,88,000 1,90,000 के आसपास आता है। तो वहां पे भी बाय ऑन डिप्स किया जा सकता है, बट वहां पे आपका स्टॉप लॉस काफी ज्यादा होना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर आपको 1,31,000 के आसपास अच्छी अपॉर्चुनिटी सोने में दिख सकती है। भाविक, आप किस तरह से देख रहे हैं इस मुनाफा वसूली को? और आज देखिए, आज काफ़ी सारे अहम इवेंट्स भी है। यूएस में आज जॉब रिपोर्ट आने वाली है, उससे पहले थोड़ी सी स्थिरता यहाँ पर नज़र आ रही है, कॉशियस मोड नज़र आ रहा है। किस तरह से आप ये देख रहे हैं सोने में, और आपके लिहाज से कौन से लेवल्स यहाँ पर अहम होंगे सोने के लिए? गुड मॉर्निंग तृप्ति जी। देखिए, यह सभी जैसे अनिल बनर्जी साहब ने भी बताया कि जो येन कैरी ट्रेड है उसकी वजह से थोड़ा सेल ऑफ हम देख रहे हैं प्रेशियस मेटल्स में। और दूसरा ये भी है कि आज अक्टूबर नवंबर के नॉन फार्म पेरोल के डेटा आने वाला है। थर्सडे को यूएस की इन्फ्लेशन के डेटा आने वाला है। उसकी वजह से थोड़ा प्रॉफिट जो है वो ऑफ द टेबल हो रहा है, जिसकी वजह से हमें थोड़े हेल्दी करेक्शन देखने को मिल रहा है। बट अगेन ये करेक्शन है, ये जो अपॉर्चुनिटी नीचे जो मिल रही है वो बाइंग की अपॉर्चुनिटी, यहाँ से अभी भी सेल कर नहीं सकते, क्योंकि अभी भी ट्रेंड जो है काफी बुलिश है। आई थिंक मुझे भी लग रहा है कि 4150 जो है वो दैट वुड बी अ लाइन इन द सैंड फॉर मी, कि उसके नीचे अगर जाता है कॉमेक्स में तो ही मुझे लग रहा है कि करेक्शन देखने को मिल सकता है। और सेम वे सिल्वर में अगर देखें तो आई थिंक 5620 के नीचे जाता है तो ये लग रहा है कि कोई मेजर करेक्शन हो सकती है। अदरवाइज कोई भी करेक्शन होती है तो वो बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल रही है। आज के दिन आई थिंक ऑप्शन वाया थोड़ा ज्यादा बेहतर रहेगा, जहाँ पे 1,32,000 का जो कॉल ऑप्शन है वो बाय करके चल सकते हैं अराउंड 1950 से 1900 के करीब। 1700 के स्टॉप लॉस है और 2400 का टारगेट रहेगा। ठीक है, यहाँ पर आपने गोल्ड मिनी में 1,32,000
का ऑप्शन दिया है और 1950 के आसपास खरीदारी करनी है, बाय करके चलिए। टारगेट आपको 2400 तक के, एक स्टॉप लॉस लगाना होगा 1700 तक का। अजय जी, आपकी क्या राय है? क्या इस मुनाफा वसूली को आप एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर देख रहे हैं और इंट्राडे के लिए कोई कॉल बनती है यहाँ पर आज? नमस्कार। देखिए, सबसे पहले अगर हम सोने चांदी की बात करें तो वॉलेटिलिटी अपने एक्सट्रीम पे है और जिस ढंग से हम ईयर एंड के नजदीक जा रहे हैं तो डेफिनेटली हम देखेंगे वॉल्यूम्स काफी कम होते हुए जाएंगे। हमने शुक्रवार को जो वॉलेटिलिटी देखी, कल भी हमने रिकवरी देखी, बट घूम फिर के मार्केट एक रेंज में जाके अटकता हुआ दिखाई दे रहा है। नए डेवलपमेंट में डेफिनेटली जैसा हमने भी कहा कि एक जो येन के कैरी ट्रेड्स है वो इम्पैक्ट करते हुए दिखाई देंगे। डॉलर इंडेक्स 98 के नीचे जा चुका है, येन में स्ट्रेंथ देख रही, बट सबसे बड़ा असर मुझे दिखाई दे रहा है जो है रशिया यूक्रेन वॉर के नए डेवलपमेंट, क्योंकि अब ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि कहीं ना कहीं वहां पे पीस टॉक जो चल रही है वो बहुत नजदीक आ चुके हैं। तो लेट से अगर अगले 2-3 दिन के अंदर यहाँ पे कुछ अगर डेवलपमेंट आता है तो एक प्रॉफिट बुकिंग जरूर देखने मिल सकती है। हालांकि अभी भी प्राइजेस इंटरेस्ट में की सपोर्ट जो है $42-70 कॉमेक्स में, जब तक इसके ऊपर मेंटेन है, कोई बड़ा ऐसा फॉलबैक नहीं दिखाई दे रहा है। जो रेंज रहेगा 4270 से 4380 के दायरे में है। वहीं चांदी के अंदर हमने $65 का लेवल भी छुआ और 60 के करीब आते हुए वापस देखा। तो मुझे लगता है दायरा बना हुआ रहेगा, जब तक 60 के नीचे भी नहीं आता कोई बड़ा सेल ऑफ नहीं रहेगा। बट हाँ, आज प्योरली इंट्राडे के प्रोस्पेक्टिव से मुझे लगता है कि दिन के सेशन में मार्केट में एक प्रॉफिट बुकिंग रह सकती है। उसी को देखते हुए ऑप्शन से आप स्टार्ट कीजिए, जहां पे गोल्ड मिनी दिसंबर वायदे में 1,33,000 का पुट खरीदिए। जब आप पुट खरीदते हैं इसका मतलब आपका व्यू मंदी का है, तो 1,33,000 का पुट खरीदीजिए। 2200 रुपए में 1600 का स्टॉप लॉस लगाइए, 3,000 का टारगेट रहेगा। बट इसी चीज को फ्यूचर पे अगर डालना है तो कल हमने मल्टीपल ऑफ टाइम देखा 1,35,000 तक जाता है मार्केट, बट सस्टेन नहीं कर पा रहा था। उसी को देखते हुए आज 1,34,200 पे बेचना है, 1,35,200 का स्टॉप लॉस लगाना है, टारगेट 1,32,500 तक का रहेगा। वहीं अगर चांदी की बात करें, चंचलता कंटिन्यू बनी हुई है, बट आज गोल्ड सिल्वर रेशियो करीबन 1.5% तेजी दिखा रहा है। और जब भी गोल्ड सिल्वर रेशियो तेज होता है इसका मतलब है चांदी में थोड़ा सा प्रेशर बिल्ट अप होता हुआ दिखाई देगा। उसी को देखते हुए सिल्वर मिनी का 1,97,000 का पुट खरीदना है 5500 में, 4800 का स्टॉप लॉस रखेंगे, टारगेट 6600 का रहेगा। अगर फ्यूचर पे आपको पोजीशंस बनानी है तो यहाँ पे मार्च वायदे में 1,97,500 पे आप बिकवाली कीजिए, 1,99,000 का स्टॉप लॉस रखिए। छोटा टारगेट रहेगा, बट 1,95,000 तक के टारगेट हम चांदी में भी देख पाएंगे मार्च वायदे में। ठीक है, यहाँ पर काफ़ी सारी कॉल्स आपने दी है। देखिए, दिसंबर का कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर सुझाया है गोल्ड के लिए, जहाँ पर आपको खरीदारी करके चलना है। लगातार हमारी स्क्रीन पर लेवल्स फ्लैश हो रहे हैं, उनका ध्यान रखिए। साथ ही फरवरी में आपको ये जो फरवरी का कॉन्ट्रैक्ट है, यहाँ पर बिकवाली की राय सुझाई है अजय जी ने, और लगातार उसके लेवल्स भी हमारी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। सर भाविक जी, मैं आपके पास आऊंगी सिल्वर के लिए। देखिए, फ्राइडे में हमने देखा था अच्छी खासी रैली यहाँ पर नजर आई थी और रिकॉर्ड स्तर यहाँ पर चांदी ने बनाए थे, लेकिन उसके बाद से आज के सेशन में बिकवाली नजर आ रही है। और आज की अगर बात करें तो MCX पर 1,95,000 के नीचे चली गई है, $3200 से ज्यादा की गिरावट है। और कॉमेक्स पर देखिए $62.5 के नीचे यहाँ पर फिसल गई है चांदी, 2% की गिरावट के साथ। चांदी को लेकर आप किस तरह की राय रख रहे हैं? अभी ईयर एंड आ रहा है, थोड़ी सी वॉलेटिलिटी यहाँ पर ज्यादा नजर आ रही है। किस तरह के फंडामेंटल्स आपको दिख रहे हैं और ईयर एंड तक आप क्या लेवल्स सुझाएंगे? जो हम 2 लाख तक का टारगेट्स देख रहे थे, क्या वो पॉसिबल है रीच करना? देखिए, ईयर एंड में हम देखें तो वॉल्यूम कम रहता है। ज्यादातर अगर इंटरनेशनल मार्केट प्लेयर्स दिखते हैं तो वो अपनी जो पोजीशन है वो काफी क्लोज भी कर देते हैं। और जब जबकि वॉल्यूम लो रहता है तो वॉलेटिलिटी बढ़ती है। जैसे हमने 2 दिन पहले भी देखा था कि लो में कितनी वॉलेटिलिटी है। आगे जाके आई थिंक ये जो मूव जो चांदी में रहने वाले 3,000-4,000 के, वो रेगुलर हम देखेंगे एटलीस्ट लास्ट वीक ऑफ द ईयर। और मुझे लग रहा है अभी के लिए फिलहाल 2 लाख का जो टच कर दिया है वो आई थिंक हो चुका है। अभी 2026 में शायद हमें वापस से तेजी देखने को मिल सकती है। तो अभी के लिए लग रहा है कि थोड़ा करेक्शन और एक्सपेक्टेड है और वॉलेटिलिटी है जो बढ़ सकती है। तो यहाँ से आई थिंक थोड़ा कॉशियस जरूर से रहना चाहिए। और ओवरनाइट पोजीशन अभी कैरी मत कीजिएगा, क्योंकि ये वीक हम देख रहे हैं कि काफी सारे डेटा भी आने वाले हैं और वो लो वॉल्यूम की वजह से हमें शायद जो मूव्स है वो भी थोड़े ज्यादा बढ़ेंगे।
तो आज के दिन आई थिंक इंट्राडे जस्ट इंट्राडे पर्पस से एक बार अभी भी मैं बोलूँगा कि कॉल ऑप्शन लेके चल सकते हैं, बट पोजिशनली अभी कैरी मत कीजिएगा। 1,97,000 का जो कॉल ऑप्शन है वो थोड़ा अगर नीचे मिलता है अराउंड 5300 तो 4700 के स्टॉप लॉस से बाय कर सकते हैं 6500 का, और ये देखिए इंट्राडे ही है, क्योंकि अभी लग रहा है कि यहाँ से आगे जाके इंट्राडे सॉरी पोजीशन ओवरनाइट जो है वो नहीं कैरी करनी चाहिए, क्योंकि अभी मूव जो है वो ज़्यादा वॉलेटाइल रहेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपने इंट्राडे की कॉल दी है, पोजीशन आप अभी मत बनाइए। सिल्वर मिनी में 1,97,000 की कॉल दी है, यहाँ पर 5300 के लेवल पर आपको खरीद कर चलना है। टारगेट 6500 के मिल सकते हैं, लेकिन एक एसएल लगाना होगा 4,700 का। बेस मेटल्स में आज आते हैं। देखिए यहाँ पर आज कॉपर में गिरावट नज़र आ रही है, एल्यूमिनियम के दाम भी थोड़ी गिरावट के साथ ही कारोबार कर रहे हैं, और जिंक में भी यहाँ पर 1.5% तक की गिरावट है। अनिंद्य जी, लगातार हम देख रहे हैं कि कॉपर रिकॉर्ड रैली यहाँ पर बना रहा है, अच्छे लेवल्स यहाँ दिख रहे हैं, और खबर भी है कि अमेरिका जो लगातार कॉपर की हेजिंग कर रहा है, वहाँ पर रिजर्व बना रहा है, उसकी वजह से ये रिकॉर्ड रैली कॉपर में देखने को मिल रही है। बेस मेटल्स में कौन से बड़े फंडामेंटल्स यहाँ पर इस वक्त काम कर रहे हैं, और क्या पसंद आ रहा है आपको बेस मेटल्स में? तीनों मेटल्स में से कॉपर का जो फंडामेंटल है वो सबसे कंपेलिंग है, सबसे बुलिश है, क्योंकि वहां पे एक स्ट्रक्चरल डेफिसिट है, जैसे सिल्वर में भी सेम केस है। तो उसके कारण क्या होता है, जो ये फाइनेंशियल सेलिंग है, जो मैं पहले एक्सप्लेन कर रहा था, येन कैरी ट्रेड हो या आपका स्टॉक मार्केट में सेल ऑफ हो जाए या आपका यूएस यील्ड्स बढ़ रहा है, तो उसके कारण जो फाइनेंशियल सेलिंग आता है वो खत्म होते ही ये सब मेटल्स दे बाउंस इमीडिएटली, क्योंकि फिजिकल एक शॉर्टेज है। तो अभी जो सिनारियो ग्लोबली मतलब उभर के आ रहा है, जहां पे रिस्क एपेटाइट इज एट क्वेश्चन, स्पेशली हम लोग देख रहे हैं व्हाट्स हैपनिंग विद द क्रिप्टो मार्केट, उसका टेक स्टॉक्स इन यूएस। तो ये सिचुएशन में मैं तीनों में से कॉपर को ही बाय ऑन डिप्स का सजेशन दूंगा। 1080 इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, 1070 1080 पोजिशनल बेसिस में 1080 के आसपास या 85 के आसपास यहाँ पे पोजीशन बनाया जा सकता है। स्टॉप लॉस रहेगा 1070 के नीचे। जिंक में काफी हद तक करेक्शन हो चुका है, तो यहाँ पे भी आपका 300 के आसपास प्राइस आ चुका है, तो 295 300 के आसपास इज अ गुड सपोर्ट जोन। 290 के नीचे पोजिशनली स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पे बाई किया जा सकता है। एल्यूमिनियम इज अ स्लो मूविंग कमोडिटी, बट आई थिंक एल्यूमिनियम में थोड़ा सा वेट कर देना चाहिए, क्योंकि देखिए सबसे बड़ा इवेंट है फ्राइडे को जो बैंक ऑफ जापान का मीटिंग है, तो हो सकता है उसके बाद बेटर प्राइसेस मिले नीचे बिकॉज ऑफ द सेल ऑफ, तो वहां पे खरीदा जा सकता है, बट माय टॉप पिक विल बी कॉपर। ठीक है, आपकी टॉपिक यहाँ पर कॉपर है, और साथ ही आपने जिंक और एल्यूमिनियम पर भी लेवल्स सुझाए हैं, लेकिन कॉपर में आप बाय ऑन डिप्स की रणनीति बनाकर चल सकते हैं। 1070 और 1080 के लेवल्स का ध्यान रखिए, स्टॉप लॉस 1070 के नीचे का लगाइए। यहाँ पर कॉपर में अच्छे लेवल्स आपको दिख सकते हैं। अजय जी, आप किस तरह से देख रहे हैं कॉपर को? जिस तरह से यहाँ पर रिकॉर्ड रैली जारी है लगातार, क्या हम मान सकते हैं कि जो अगला चांदी होगा, जो प्रेशियस मेटल्स होगा, उसमें कॉपर का नाम आएगा, और जो ये रैली चल रही है आगे जाकर कौन से बड़े लेवल्स हमें कॉपर में दिख सकते हैं? साथ ही जिंक और एल्यूमिनियम पर आपकी क्या राय होगी? देखिए, लॉन्ग टर्म व्यू मुझे लगता है कि यस, नया जो गोल्ड रहेगा वो कॉपर ही रहेगा। जिस ढंग से अब तक हमने 30% से ज्यादा की तेजी देखी है, मुझे लगता है अभी भी रैली काफी बाकी है। हाँ, नो डाउट, जो हमने कल मैन्युफैक्चरिंग के नंबर्स देखे वो थोड़े खराब थे, बट वहीं डॉलर इंडेक्स में गिरावट है, वो प्राइसेस को सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो पिछले 2-3 दिनों में हमने देखा ये 1120 के ऊपर नहीं जा पा रहा है, और ना ही 1080 के नीचे जा पा रहा है। तो ओवरऑल मुझे लगता है लॉन्ग टर्म व्यू इंटैक्ट है। जो हायर साइड पे मे बी वी कैन सी 1180 से 1200 के लेवल जो हम जनवरी एंड तक देख रहे हैं, बिकॉज ऑफ सप्लाई कंसर्न्स, और चाइना न्यू ईयर से पहले इनकी सेल्स ऑर्डर बुक बहुत स्ट्रांग रहती है, तो वो दिखाई देगा। हालांकि मैन्युफैक्चरिंग नंबर ठीक नहीं है, बट आज प्योरली इंट्राडे में मुझे लगता है पूरे कमोडिटी में एक सेल ऑफ जैसी सिचुएशन रहेगी। उसके चपेट में हम कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम, लेड को भी आते हुए देखेंगे। तो बिल्कुल इंट्राडे के लिहाज से मुझे लगता है कॉपर में 1108 पे बेच के चलिए, या 1105 तक भी मिले बेच के चलिए। 1116 का स्टॉप लॉस रखा है, नीचे में 1096 से 1092 तक का लेवल हम कॉपर में देख पाएंगे। जिंक के अंदर भी हमने कल बहुत ही अच्छा रिजेक्शन आते हुए देखा, तो बिल्कुल इंट्राडे के लिहाज से 307 पे बेचिए, 309 का स्टॉप लॉस लगाइए। टारगेट 303 का है, बट मुझे लगता है ये 300 तक के भी लेवल दिखा सकता है। वहीं अगर हम एल्यूमिनियम की बात करें
तो एज कम्पेयर टू बाकी मेटल एल्यूमिनियम के स्टॉक्स काफी अच्छे हैं, बट टाइमिंग जिस ढंग से सेल ऑफ है, एल्यूमिनियम पे भी हम दबाव देखेंगे जहाँ पे 280 पे बेचिए, 282 का स्टॉप लॉस रखिए, 276 का टारगेट रहेगा। लास्ट लेड काफी सुस्त है, सप्लाई अच्छी है, 182 पे बेचिए, 183 के स्टॉप लॉस है, 180 का टारगेट रहेगा। तो ओवरऑल आज इंट्राडे के लिहाज से मुझे लगता है बेस पैटर्न के अंदर गिरावट रह सकती है। ठीक है, ओवरऑल आज हम देख भी रहे हैं कि पूरे कमोडिटी बाजार में थोड़ी सुस्ती है, कमजोरी है। उसके आपने इंट्राडे में बिकवाली की राय यहाँ पर कॉपर में दी है। देखिए 1108 के लेवल पे आप सेल करके चलिए, एसएल लगाइए, 1116 का टारगेट 1096 तक के मिल सकते हैं। जिंक पर भी यहाँ पर इंट्राडे में बिकवाली की राय 307 के लेवल पर आप सेल करके चलिए, एसएल 309 का टारगेट 303 के। एल्यूमिनियम पर भी 280 के लेवल पर बिकवाली कर सकते हैं, एसएल 282 टारगेट 276। और लेड जो थोड़ा सा सुस्त कामकाज कर रहा है लेकिन उस पर भी बिकवाली की एक राय बनती हुई दिख रही है, 182 के लेवल पर आप सेल करके चलिए, एसएल 183 और टारगेट 180 का। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद भाविक जी से भी बेस मेटल्स पर राय लेंगे और साथ ही हमारे एक्सपर्ट्स के साथ अब एग्री बाजार पर भी चर्चा करेंगे। जल्द लौटते एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। मुनाफे की मंडी देख रहे हैं आप, और चलिए ड्राई फ्रूट्स पर एक बार बात कर लेते हैं क्योंकि एक खबर आई है, इंडस्ट्री नई तैयारी कर रही है। नट्स और ड्राई फ्रूट्स इंडस्ट्री की ग्रोथ अगले वित्त वर्ष में 10 से 15% रहने का अनुमान है। पिछले कुछ सालों से भी इंडस्ट्री की ग्रोथ इसी दायरे में बनी हुई है। देश की 80% से ज्यादा जरूरत इंपोर्ट पर निर्भर है। 6 अहम ड्राई फ्रूट्स की कुल मांग सालाना 14 लाख टन से ज्यादा रही। घरेलू उत्पादन सिर्फ 3.5 लाख से ज्यादा रहा, यानी करीब 27% की ग्रोथ यहाँ पर रही। कई ड्राई फ्रूट्स 100% इम्पोर्टेंट होते हैं। देश में उत्पादन काफी कम है ड्राई फ्रूट्स का। बढ़ती मांग और कमजोर रुपए से इंपोर्ट बिल हर साल लगातार बढ़ रहा है। कच्चे माल की सोर्सिंग के लिए नए देशों को जोड़ने की मांग यहाँ पर इंडस्ट्री कर रही है। साथ ही ज्यादा कंपटीशन से कीमतें घटेगी और रोजगार बढ़ेगा। इसी पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ है NDFSFCI के फाउंडर मेंबर राजीव पबरेजा। राजीव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मुनाफे की मंडी में। ET नाउ स्वदेश पर मैं तृप्ति आपसे बात कर रही हूँ। सर, ड्राई फ्रूट्स में हम देख रहे हैं कि एक नई खबर आई है, लेकिन इम्पोर्ट पर हमारी लगातार डिपेंडेंसी बढ़ती जा रही है। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि घरेलू उत्पादन को कैसे बढ़ाया जाए और इस डिपेंडेंसी को किस हद तक कम किया जा सकता है? घरेलू उत्पादन को बढ़ाने के लिए हमारे पास 2-3 चीजें हमारे को, देखिए हमारे पास क्लाइमेट है, कुछ एरिया है जैसे जम्मू एंड कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है। ये एरिया है जहां पर क्योंकि ड्राई फ्रूट को थोड़ा ठंडे इलाके चाहिए होते हैं, तो हमारे पास वो है। डेट्स के लिए हमारे को राजस्थान है और गुजरात है। और अगर आप काजू की बात करें तो साउथ है, जो काजू ऑलरेडी हम काफी उगाते हैं, उसको बढ़ाना पड़ेगा। इंडिया में हमारे पास 2-3 चीजें प्रॉब्लम है जो हमारे को करनी पड़ेगी। एक तो स्कैटर्ड फार्मिंग है, छोटे छोटे फार्म्स हैं, स्कैटर्ड फार्मर्स हैं, एक साथ मर्ज करके नहीं। आप इंटरनेशनली जहां से भी हम इंपोर्ट करते हैं वहां देखिएगा उनके सिस्टम में एक फार्म हाउस मिनिमम 100 एकड़ 200 एकड़ का होता है। हमारे यहाँ पर कितना होगा? 5 एकड़, 2 एकड़, 10 एकड़, बड़े छोटे हैं और स्कैटर्ड हैं। एक है हमारी यील्ड। हमारे यहाँ पर अगर एक एकड़ के अंदर उन लोगों के यहाँ पर 4,000 किलो उगता हो, हमारे यहाँ पर सिर्फ 1,000 किलो उगता है। तो एक तो हमारे को प्रॉपर टेक्नोलॉजी देनी पड़ेगी, प्रॉपर प्लांटेशन करनी पड़ेगी, ओल्ड मैकेनिज्म को चेंज करना पड़ेगा, सिस्टम्स को अप्रूव करना पड़ेगा। और अगर हम ग्रोथ देखें तो इंडिया में ग्रोथ हो रही है। पहले क्या होता था, ड्राई फ्रूट को लग्जरी आइटम में लिया जाता था, लेकिन अब ड्राई फ्रूट लग्जरी आइटम नहीं रह गया, एक हेल्थ आइटम में आ गया है। तो उसको देखते हुए, और दूसरा हम लोग एज ए नट एंड ड्राई फ्रूट काउंसिल हमने प्लांटेशन ड्राइव्स के लिए भी हमने कोशिश करी। हमने उत्तराखंड में कुछ अखरोट के प्लांट लगाए हैं, फिर हमने साउथ के अंदर भी किसानों को खूब सारे प्लांट दिए हैं फॉर कैशू, ताकि इंक्रीज हो सके। कंजम्पशन बढ़ रही है, इंपोर्ट पे ज्यादा डिपेंडेंट हो रहे हैं, लेकिन हमको इंडिया को ऑटोमेटिकली बनाना पड़ेगा। इसके लिए हमारे को गवर्नमेंट के भी बहुत सारे सपोर्ट चाहिए होंगे। ठीक है, जैसे सर हमने बात की कि काफ़ी सारी अब काजू की या किशमिश या फिर डेट्स की बात करें तो काफ़ी सारे इलाके यहाँ पर आपने बताया जहाँ पर उगाया जा सकता है। लेकिन देखिए यहाँ पर कुछ ऐसे ड्राई फ्रूट्स हैं जिन पे हम 100% जिन्हें इंपोर्ट करते हैं। क्या एक बार आप हमारे दर्शकों को बता सकते हैं वो कौन से ऐसे ड्राई फ्रूट्स हैं और कितनी डिपेंडेंसी हमारी दूसरे देशों पर है उन्हें लेकर? जैसे पिस्ता है, पिस्ता 100% हमारे यहाँ पर नहीं उगता। अखरोट उगता है और बादाम भी उगता है, लेकिन जो पिस्ता है वो 100% इम्पोर्ट है। हम ईरान और अमेरिका पे डिपेंडेंट रहते हैं उसके ऊपर।
तो वो हमारे यहाँ पर अगर, क्योंकि हमने कभी उसकी कोशिश भी नहीं करी, उसके ऊपर कभी स्टडी भी नहीं करी, तो इसके अंदर क्या है, अगर गवर्नमेंट सी क्या होता है, वाई हमारे यहाँ पर उग सकता है, ऐसा नहीं है कि अगर हम कोशिश करें पिस्ताशियो नहीं उग सकता, उसके लिए हमारे को प्लांटेशन चाहिए होगी, और दूसरा कि गवर्नमेंट से हमारे को बहुत सपोर्ट चाहिए उगाने के लिए इन चीज़ों के लिए जो नहीं उगती है हमारे पर। रीज़न क्या है, आज एक पिस्ते का पेड़ आप लगाएंगे, उसको 7 साल लगते हैं फल आने में। तो एक आदमी जो किसान है वो 7 साल के लिए उसको फंडिंग कहाँ से मिलेगी, उसको पेड़ को बड़ा करना, उसको खाद देना, तो गवर्नमेंट को उसको लॉन्ग टर्म लोन देना पड़ेगा, कुछ फ्री टाइम के लिए लोन देना पड़ेगा कि उसको 10 साल के बाद, क्योंकि पेड़ 7 साल बाद ही उसको उसके अंदर से प्रॉफिट शुरू होगा। पहले 7 साल उसको सिर्फ उस पेड़ को बड़ा करना है और उसके अंदर फल करना है, और एक जगह भी चाहिए जो उसको बड़ी जगह चाहिए जिसके अंदर हो सके। क्योंकि हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने अभी तक, हमारे में किसान क्या करते हैं, गेहूं, चावल, गन्ना ये उगाते हैं, जो उगाया और 3 महीने 6 महीने में हम उसको क्रॉप मिल गई, लॉन्ग टर्म नहीं वेट करना पड़ता। जो ड्राई फ्रूट के पेड़ हैं, जो बड़े पेड़ हैं, इनके लिए जेस्टेशन पीरियड लंबा है, तो इसमें गवर्नमेंट की बहुत सपोर्ट चाहिए, और अगर ऐसा होगा तो जगह भी मिल जाएंगी और थोड़ा बहुत काम भी बहुत अच्छा हो जाएगा और डिपेंडेंसी भी कम हो जाएगी हमारी। बिल्कुल राजीव जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और विस्तार से चर्चा के लिए, शुक्रिया। धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आप लगातार देख रहे हैं हमारी स्क्रीन पर एक खबर फ्लैश हो रही है। सेबी की तरफ से नई गाइडलाइंस आई है यहाँ कमोडिटी डेरिवेटिव्स नियम आसान बनाने के लिए। इसके लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी विश्व मोहन जुड़ चुके हैं। विश्व मोहन, क्या है ये बड़ी खबर और सेबी का क्या कहना है इस खबर पर? देखिए, ये खबर जो आ रही है उसमें कहा गया है कि कमोडिटी डेरिवेटिव के जो नियम है उसको आसान बनाने का प्रस्ताव यहाँ पर रखा गया है। सेबी नियम आसान बनाने की सिफारिश करेगा, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि के एग्री कमोडिटी डेरिवेटिव के जिस तरह के वॉल्यूम गिर रहे हैं, एक बड़ी चिंता है, और लगातार बंद होने के कगार पर एक्सचेंज है, लगातार लॉस कर रही है। अलग अलग बिजनेसेस में अपॉर्चुनिटीज तलाशने की कोशिश सेंसेक्स की तरफ से की जा रही है। नॉन एग्री तो चलिए अच्छा कर रहा है, लगातार वॉल्यूम बढ़ रहे हैं, लेकिन अब एग्री वायदा को देखें, इतनी बड़ी इकॉनमी जहां पर एग्री में हमारी इतनी डिपेंडेंसी है और वहां का डेरिवेटिव मार्केट पूरी तरह से बंद होने के कगार में है, तो डेफिनेटली सेबी लगातार कोशिश कर रहा है, कई सारे ऐसी चीज़ें लाएंगे आने वाले समय में, जिसमें कहा जा रहा है कि डेरिवेटिव ट्रेडिंग जो 2021 में जो एक ब्लैंकेट बैन हो गया था, उसमें से कुछ एग्री वायदा को वापस से री एंट्री हो सकती है। एक अहम खबर है, क्योंकि कई सारे यहाँ पर एडिबल ऑयल के प्रोडक्ट से, इसके अलावा चना जैसे प्रोडक्ट से, पैडी जैसे प्रोडक्ट से, पल्सेस के कुछ प्रोडक्ट से, तो तमाम ये प्रोडक्ट्स को ब्लैंकेट बैन किया गया था। अब लिमिटेड प्रोडक्ट्स एग्री मार्केट में हैं, उसके वॉल्यूम लगातार कम होते जा रहे हैं, पार्टिसिपेशन का अभाव है, और जिस तरह से ब्लैंकेट बैन बिना बताए, बिना स्टेक होल्डर्स के फीडबैक लिए बंद किए गए थे, उसके बाद से भरोसा काफी कम हुआ है। लेकिन सेबी अब पूरी तरह से कोशिश में है कि कैसे इन एग्री वायदा को वापस लाया जाए और धीरे धीरे जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्ड किया जाए, और कैसे इस मार्केट का दायरा बढ़ाया जाए, और इस दिशा में नियमों को आसान बनाया जाएगा। मार्जिन कम करने की सिफारिश है, कॉन्ट्रैक्ट में कुछ बदलाव किए जाएंगे, कुछ बड़ी योजना सेबी की तरफ से चल रही है, और जल्द इसको लेकर डिटेल्स भी जारी किए जाएंगे। तो एक अहम डेवलपमेंट है एनसीडीएक्स के लिहाज से, जो एग्री वायदा में ट्रेड करते हैं उनके लिहाज से, और गिरते वॉल्यूम के लिहाज से एक अच्छी खबर हो सकती है कि सेबी एक गेम चेंजर फैसला ले सकती है एग्री डेरिवेटिव्स मार्केट को लेकर। चलिए, हमारे साथ अजय जी है। अजय जी एग्री मार्केट को काफी क्लोजली ट्रैक करते हैं और आपके काफी ज्यादा क्लाइंट्स भी एग्री वायदा को लेकर। सर, सेबी का जो प्रस्ताव है यहाँ पर डेरिवेटिव नियम को आसान बनाना, क्या लग रहा है, क्या इस तरह कुछ क्या करने की जरूरत है कि एग्री वायदा का एक वापस से रिवैम्प किया जा सके और वापस से लोगों की भागीदारी बढ़े, वापस से कॉन्फिडेंस बढ़े? केडिया जी नमस्कार विश्वनाथ जी, बिल्कुल काफी अच्छा स्टेप है, बिकॉज जो ब्लैंकेट बैन हुआ था उसके बाद कंसर्न्स थे, और आज हम देख रहे हैं कि इंडिया एक एग्रीकल्चर कंट्री है और हर एक स्टेट एक प्रियोरिटी है। इन्फ्लेशन का कंसर्न था, बट जिस ढंग से अभी जो इन्फ्लेशन के नंबर्स आए वो भी काफी रिलीफ आ रहे हैं, तो आई थिंक इस पे काम होना चाहिए। और डेफिनेटली खास करके एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स में आप प्राइजेस देखिए काफी ज्यादा नीचे, जिसमें जो वीसीपीज है वो काफी इंपैक्टेड है। चाहे हम पल्सेस की बात कर ले, वहां पे भी सिचुएशन काफी ज्यादा हार्श बनी हुई है। अगर ऑप्शंस अवेलेबल रहते, फ्यूचर्स रहते, तो हेजिंग के लिए काफी अच्छे मौके रहेंगे कॉर्पोरेट्स के लिए, जो एक बिजनेस को सपोर्ट करता है। तो आई थिंक एक वेलकम स्टेप है, अगर इस पे काम होता है 2026 में, तो सबसे बड़ी न्यूज रहेगी एग्री कमोडिटी मार्केट के लिए। अपडेट है भाविक, आपकी भी एक राय चाहेंगे। सेबी एक पैनल के माध्यम से कमोडिटी डेरिवेटिव नियमों को आसान बनाने के लिए सिफारिश तैयार कर रहा है ताकि वायदा बाजार में भागीदारी बढ़े। क्या कुछ फैसला करने की जरूरत है
कि एग्री वायदा, डूबते हुए एग्री वायदा हम खुद ही देख रहे हैं। आपने एग्री डेरिवेटिव में ट्रेड देना बंद कर दिया। केडिया जी और कुछ चुनिंदा ही सिर्फ एनालिस्ट हैं देश में जो एग्री वायदा को बेहतर तरीके से ट्रैक करते हैं। क्या कुछ करने की जरूरत है इस मार्केट के लिए? भाविक, आपकी राय? जी जरूर से देखिए, फ्यूचर में एक तो पहले लाना चाहिए क्योंकि अभी स्पेकुलेटिव एक्टिविटी है नहीं जो पहले कंसर्न सी गवर्नमेंट की इन्फ्लेशन पड़े। दूसरा एक है कि मार्जिन रिक्वायरमेंट है वो भी थोड़ा कम करना चाहिए। तो तीसरा आई थिंक गवर्नमेंट सोच रही है कि जीएसटी भी कैसे अंदर लागू कर सकते। तो आई थिंक सबसे पहले तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट लाना चाहिए और दूसरा रिटेल पार्टिसिपेशन को बढ़ाने देने के लिए मार्जिन रिक्वायरमेंट है वो थोड़ा कम करना चाहिए। क्योंकि अभी अगर हम देखें तो जैसे आपने बताया, मैंने छोड़ ही दिया है कॉल देने के लिए क्योंकि देखें तो रिटेल पार्टिसिपेशन है ही नहीं और जिन पोजीशन जो फार्मर्स को भेज करना है उनके लिए कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं है। तो उसकी वजह से काफी आई थिंक एक्सचेंज को नुकसान करना पड़ा था। तो आई थिंक ये एक बेहतर रहेगा कि अगर ब्लैंक ब्लैंकेट है वो निकाल ले और एक थोड़ा मार्जिन रिक्वायरमेंट है वो थोड़ा कम कर दें। दोनों पर फैसला होना है सर, ये सबसे अहम फैसला है। केडिया जी एक छोटा जवाब दे दीजिए, 40 सेकंड में दे दीजिएगा कि ट्रेडिंग लागत को कम करने के लिए कहा जा रहा है कि मार्जिन को कम करने की सिफारिश करने के लिए कि खास पैनल भी बनाया जा रहा है। हालांकि जो कैड्स वगैरह के जो मेंबर्स हैं वो लगातार आपसे टच में भी रहते होंगे। क्या आपको लग रहा है कि जो मौजूदा मार्जिन सिस्टम है वो सही नहीं है, उसमें भी कुछ ट्विक करने की, बदलाव करने की जरूरत है? केडिया जी, एग्रीकल्चर में अगर हम देखें तो मार्जिन रिड्यूस की बात है बट आई थिंक एज कम्पेयर टू इक्विटी काफी कम है। हाँ, मार्जिन अगर कम होते तो पार्टिसिपेशन और बढ़ेगी क्योंकि जब हम बीसीपी की बात करते हैं, फार्मर्स है, मिड रेंज के ट्रेडर्स है, उनके लिए और पिछले 2-5 सालों में अगर हम देखें तो कमोडिटी के प्राइजेस भी बहुत ज्यादा बढ़े हैं। तो आई थिंक थोड़ा सा उस पर रिव्यू जरूर होना चाहिए बट उसके अलावा जो प्रोडक्ट पे काम करना चाहिए, फ्यूचर एंड ऑप्शंस भी जरूर होने चाहिए क्योंकि जिस ढंग से वॉलिटिलिटी है, ऑप्शन काफी कारगर रहेंगे मार्केट में पार्टिसिपेट करने के लिए। से एक अहम कारगर हो सकता है क्योंकि अगर लोगों की भागीदारी नहीं होगी, संस्थागत भागीदारी आप नहीं बढ़ाएंगे, मार्केट में डेप्थ नहीं होगा, सही प्राइस डिस्कवरी नहीं होगी, रिगिंग ज्यादा हो जाएगी, स्पेकुलेशन ज्यादा हो जाएगा और फंडामेंटल्स के साथ भाव रिफ्लेक्ट नहीं करेंगे। यही शिकायतें रहती है जो ग्राउंड के जितने भी कारोबारी है, पार्टिसिपेंट्स हैं, उनकी यही है। इसलिए धीरे धीरे करके उनको लगता है कि एंट्री तो ले लेते हैं लेकिन एग्जिट मिलना बहुत आसान है। पैसा बनाना एनसीडीएक्स के प्लेटफॉर्म के जरिए काफी मुश्किल है। हालांकि वो मकसद भी नहीं है ट्रेडिंग का, ये रिस्क मैनेजमेंट की टूल के तौर पर इसको शुरू किया गया था। उम्मीद करते हैं इस टूल्स का बेहतर इस्तेमाल हो, डेप्थ बढ़े और एक बेहतर मार्केट तौर पर भारत का एग्री वायदा बाजार भी साबित हो। शुक्रिया केडिया जी आपका, भावी पटेल साहब आपका, अनिल बनर्जी सर आपका। आप एग्री ट्रैक नहीं करते हैं इसलिए आपसे ये सवाल नहीं लिया था, लेकिन आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला हमारे वायदा बाजार के जितने भी कमोडिटी वायदा के हमारे व्यूअर्स हैं उनको मदद की, सपोर्ट किया। मुनाफे की मंडी को वहीं समेटेंगे, ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं और हम डेरिवेटिव मार्केट हमारा खास शो एफएनओ जंक्शन शुरू करेंगे। जल्द लौटते हैं, नमस्कार।